गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। आपको पता होगा कल मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। आई होप आपने इस सारे वीडियोस को देखा होगा, बड़े बारीकी से इसे समझा होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी आवश्यक है एज अ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन फ्यूचर जब आप डे टू डे अपने डेली वर्किंग लाइफ में जब जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको इससे मदद मिलेंगी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत ही बेहतरीन या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट खास एक क्लास लेकर आए हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे मैं बार बार कर रहा हूं कि आपको जो डे बाय डे वीडियोस दी जा रही है उसे आप प्रॉपरली देखें, लास्ट तक वॉच करें। यह आपके लिए है। ये आप सोचेंगे कि सर की इसमें कुछ भलाई है या सर को कुछ फायदा है, कोई फायदा नहीं है मुझे। मैं आपकी पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित हूं। चाहे समय जैसा भी हो, एक शिक्षक के नाते, एक टीचर के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि जितने भी बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें मैं सहायता करूं। और जब मैं इतनी चाहत रख रहा हूं तो थोड़ी सहयोग आप भी कीजिए ताकि ये जो मेरा मकसद है वो पूरा हो सके। क्योंकि मेरे पास तो रिपोर्ट आते रहते हैं कि मेरी वीडियोस कितनी देखी गई। तो आप प्रतिदिन डे बाय डे का काम कंप्लीट करें, आज का काम करना छोड़ें। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में मैं अगले दिन उस वीडियोस को ब्लॉक कर दूंगा या उसे प्राइवेट बना दूंगा ताकि आप वॉच ही नहीं कर सकते हैं। फिर आप रिक्वेस्ट भेज दोगे मेरे पास। आप डे बाय डे अपने क्लासेस को कंप्लीट करो। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, मैं कोशिश में लगा हूं कि आपके लिए लाइव क्लासेस अरेंज करूं। मे बी कब हो जाएगा वो तो गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूं। मैंने ब्रॉडबैंड के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। मैं वो हर कोशिश करूंगा जो आपकी पढ़ाई में आपको सहायता करे। ठीक है, चलिए तो लाइव क्लासेस जब आएंगी तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तक जो हमारे पास ऑप्शंस है उसी ऑप्शंस के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि आज आपका क्लास बहुत खास है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे 4 या 6 नंबर। ठीक है, और बड़ी बारीकी से समझने की बात है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस के बारे में। आज का जो हमारा क्लास है उसका टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि देयर आर 3 सप्लायर्स ऑफ मनी। देयर आर 3 सप्लायर्स ऑफ मनी। कौन? द सेंट्रल बैंक, द गवर्नमेंट एंड द कॉमर्शियल बैंक। तो गवर्नमेंट के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कैसे सप्लाई करती है, जो कॉइन्स वगैरह है या 1 रुपी नोट। सेंट्रल बैंक सारे पेपर करेंसीज वही सप्लाई करती है। जो थर्ड वन है हमारा कॉमर्शियल बैंक, इट इज एन ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन। यह कैसे मनी सप्लाई करती है जरा उसकी बात करते हैं। इसे क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन? दैट इज बिकॉज ऑल कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स क्रेडिट टू द बोरोवर्स। क्रिएट क्रेडिट टू द बोरोवर्स or money to borrowers. That is why it is called credit creation or money creation. अब
ये जो मनी क्रिएशन है और क्रेडिट क्रिएशन है बेसिकली टू एजम्पशंस पे बेस्ड है, यानी कि दो बातों को हम पहले से मान लिए हैं कि ऐसा होगा, तब इस तरीके से ये काम होगा। पहला कि सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस होंगे, सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से या बैंकिंग चैनल से होंगे। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किस चैनल से होंगे? बैंकिंग चैनल से होंगे, यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, तब ऐसा पॉसिबिलिटी होगा या इस तरीके से वो फंक्शन करेगा। दूसरा, जितने भी बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इट इज अ कोर यूनिट, ए सिंगल यूनिट कॉल्ड बैंक। चाहे वो आंध्रा बैंक हो, इंडियन बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे कोई बैंक हो, सब एक कंबाइंडली है। इन सबको एक कंबाइंड यूनिट हमने दिया बैंक। और ये कंबाइंड इफोर्ट का ही नजरिया, कंबाइंड इफोर्ट के द्वारा ही ये क्रेडिट क्रिएट होता है। द क्रेडिट क्रिएटेड बाय बैंक्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। First one is the primary deposits and second one is the reserve requirement और cash reserves, required cash reserves इसको बोलते हैं, या reserve requirement भी बोलते हैं, legal reserve requirement भी बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? प्राइमरी डिपॉजिट मतलब इट इज द फ्रेश और इनिशियल डिपॉजिट्स बाय डिपॉजिटर्स टू द बैंक्स। सपोज कीजिए हमने अकाउंट खुलवाया और हमने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो ये जो डिपॉजिट होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी या फ्रेश या इनिशियल डिपॉजिट कहलाएगा। और द सेकेंड फैक्टर इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट और कैश रिजर्व। ये क्या होता है? तो इट इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच इज kept as reserve with central बैंक। कैश रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है, ये क्या है? उस डिमांड डिपॉजिट का एक फ्रैक्शनल पार्ट है जो मैंडेटरी है एवरी बैंक को रिजर्व रखना। इन्हीं दो प्रिंसिपल पे काम करता है। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ने कहा कि सभी को 10% रिजर्व मेंटेन करना है, तो सपोज कीजिए बैंक के पास कितना हमने डिपॉजिट किया? 10,000 रुपए, और 10% उसको रिजर्व रखना है, यानी कि कितना प्रतिशत, कितना अमाउंट रिजर्व हो जाएगा? 10,000 का 10% यानी कि 1,000, यानी कि यह 1,000 रुपए सुरक्षित रहेंगे, इस पे ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, लायबिलिटी हैंडल करने के लिए। और बाकी 9,000 को बैंक क्या कर सकता है? एडवांस दे सकता है, लोन दे सकता है, ग्रांट कर सकता है। तो ये कैसे काम करेगा, जरा समझिए इस चीज को। आज मैं थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, कल इसको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आज फिर सिर्फ थ्योरी आपको समझनी है ना। आज ना ही कोई नोट्स मिलेगा आपको, ना ही कोई उसकी प्रॉपर न्यूमेरिकल अप्रोच मिलेगी। सिर्फ आप इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को माइंड में मैप करें और कल हम इस पे और ज्यादा एलैबोरेट करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि 10,000 रुपए हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, 1,000 क्या हो गया? हमारा रिजर्व हो गया, यानी कि बैंक 9,000 रुपए को क्या कर सकती है? एडवांस कर सकती है। अब जरा समझिए इस चीज को, 1,000 ही क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर बैंक जो गाइड होते हैं वो हिस्ट्री से गाइड होते हैं, क्योंकि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो सारे एक समय पैसा लेने के लिए नहीं आएंगे। मेरा भी डिपॉजिट है, आपका डिपॉजिट है, उनका डिपॉजिट है, सब लोग तो एक साथ नहीं डिमांड करेंगे कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। आज हम करेंगे, हो सकता है कल दूसरा करे। तो जब सारे पैसे एक साथ मांगने नहीं आएंगे
तो हम सारा का सारा पैसा बैंक में क्यों रखेंगे? उस पैसे को हम अर्निंग के रूप में लाएंगे। तो यहां से समझिए कि जो बैंक में हमारा पहला डिपॉजिट गया वो बैंक के लिए क्या है? क्योंकि वो डिपॉजिट के रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में, वो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी है। एज अकाउंट्स स्टूडेंट आपको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी, लायबिलिटी और एसेट्स आप बहुत समझदार है, हमसे भी ज्यादा अकाउंट्स के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। तो जो 10,000 रुपए आया वह बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स कस्टमर्स, टुवर्ड इट्स कस्टमर्स। वो उनका पैसा है, वो बैंक को देना है। लेकिन वही पैसा उनके कैश रिजर्व्स के रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में लायबिलिटीज है, लेकिन कैश रिजर्व्स के रूप में जब उसका बैलेंस शीट बनता है तो वह पैसा 10,000 क्या है? उनके लिए एसेट्स है। ठीक है, 10,000 कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के प्रति वो लायबिलिटी है और उनके लिए, खुद के लिए वो एसेट्स है। अब उस एसेट्स का जो इनिशियल डिपॉजिट है उसका 10% वो रिजर्व में उसको मेंटेन करना पड़ता है, जो नॉन ऑपरेशनल होता है। तो 1,000 रुपये वो रिजर्व आ गया, इसलिए कि उस 1,000 से वो क्या करेगा? 10,000 की लायबिलिटी को हैंडल करेगा। बचे कितने? जो एक्सेस कैश रिजर्व है, एक्सेस कैश रिजर्व कितना? तो 10,000 माइनस 1,000 यानी कि 9,000 रुपए वो पैसे लेंड कर सकता है, किसी को कर्ज दे सकता है, लोन दे सकता है। यहां समझने वाली बात है कि बैंक कभी भी कैश लोन ऑफर नहीं करती है। कैश लोन हियर मींस, आप कैश क्रेडिट से मत जोड़ दीजिए इसको। कैश लोन का मतलब है कि सीधे कैश नहीं दे देती, आइए साहूकार की तरह कि ले जाइए पैसा, नहीं। बैंक से आपको अगर लोन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या खुलवाना पड़ेगा? अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपकी अकाउंट खुलेगी और आपका जो लोन अमाउंट होगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा एज डिमांड डिपॉजिट, जिसपे आप चेक इश्यू कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड पार्टी पहुंचा, उसने लोन की अप्लाई की, उसका अकाउंट खोला, 9,000 रुपए उसके अकाउंट में सैंक्शन हो गए। अब वह पैसा जैसे ही, क्योंकि 9,000 आया आपको सेकेंड पार्टी के पास, और सेकेंड पार्टी क्या करेगा? किसी न किसी को पेमेंट करेगा, कि कहीं जरूरत पे खर्च करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सारे पैसे बैंकिंग चैनल से ही जाएंगे। तो जैसे ही वह 9,000 रुपए, क्योंकि वह डिमांड डिपॉजिट है यानी कि चेक इश्यू कर सकता है, उसने चेक इश्यू किया थर्ड पार्टी किसी के नाम पर 9,000, तो वो किसी न किसी बैंक में जाकर पहुंचा, वो डिपॉजिट, फिर से वहां वो क्या आ गया? डिपॉजिट आ गया, वही 9,000 रुपए घूमकर। जैसे ही वो डिपॉजिट आएगा तो फिर से, क्योंकि वो फिर डिपॉजिट आया तो उसका फिर 10% कट जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें पूरे चैनल को मिलाकर तो 10,000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट और 9,000 सेकेंडरी डिपॉजिट, इसको डिराइव डिपॉजिट भी बोलते हैं। यानी कि टोटल डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स कितना हो गया? 10,000 प्लस 9,000 यानी कि 19,000 रुपए, 19,000। अब बैंक को फिर से इसका 10% मेंटेन करना है 19,000 की लायबिलिटी को हैंडल करने के लिए। यानी कि अब 1,900 रुपीज, 1,900 रुपीज बैंक को मेंटेन करना है। रेस्ट अमाउंट कितना बचा 10,000 में से? 8,100 रुपीज। यानी कि अब बैंक कितना लोन ऑफर कर सकती है? 8,100 रुपीज। और इसमें बैंक इंटरेस्ट भी कमाती है, ये जो लोन ऑफर करती है, लेकिन बैंक का जो इंटरेस्ट है उसके प्रॉफिट का पार्ट हो जाता है। अब 8,100 रुपीज आया, तो फिर जैसे अब किसी फोर्थ जो थर्ड पार्टी है उसको पैसे की जरूरत पड़ी, सेम प्रोसेस से वो अकाउंट खुलवाया, उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ, अगेन यह टोटल डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट बन जाएगा,
10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100 रुपीज, यानी कि 27,100 रुपीज टोटल डिमांड डिपॉजिट। अगेन इसका 10% क्या होगा, बैंक को मेंटेन करना होगा। फिर 10,000 का जो 27,100 रुपए हुए हैं, तो 2,710 रुपए इसका मेंटेन होगा। पहले 1,000 मेंटेन होता था, 10, फिर 1,900, फिर अब 2,710। जब इसको हम घटाएंगे 10,000 में से, तो अब एक्सेस रिजर्व कितना बचेगा जिसको वो रिफंड कर सकता है, लोन एडवांस कर सकता है। तो 10,000 माइनस, ठीक है, 2,710 रुपए, यानी कि ये हो जाएंगे लगभग 8,000 और 7,300, 7,290, 7,290। अब ये इतना लोन ऑफर कर सकता है। ओवरऑल समझे क्या हम, कि ये पैसा बार बार घूमते घूमते, यानी कि यह क्या करेगा, पहले इसने 10,000 की लायबिलिटी, 10,000 का काम किया, फिर 9,000 किसी के क्रेडिट के रूप में काम आया, फिर उसके बाद 8,100 क्रेडिट के रूप में काम आया, फिर यह अब 7,290 क्रेडिट के रूप में काम आया। या पैसा तब तक राउंड होता चलेगा, तब तक ट्रांजैक्शन में आता चला जाएगा, जब तक कि बैंक के पास एक्सेस रिजर्व्स के रूप में जीरो ना हो जाए, यानी कि बैंक को अब लोन लेने के लिए उस 10,000 पे अवेलेबल नहीं है। और ये राउंड वाइज ट्रांजेक्शन्स होते होते ये लास्टली जीरो होगा। तब तक आप अगर पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो यह 10,000 1 लाख की लायबिलिटी को हैंडल कर चुका होगा, 1 लाख मनी क्रिएट कर चुका होगा, क्रेडिट क्रिएट कर चुका होगा। पैसा 10,000 ही है, लेकिन क्रेडिट कितने का काम करेगा, ये 1 लाख का। अब कैसे बता दिए कि 1 लाख? आपके मन में सवाल होगा कि सर आप कैसे बोल दिए? तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल मनी क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 अपॉन आरआर या सीआरआर। अगेन टोटल मनी क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 अपॉन आरआर, यानी कि 10,000 इंटू 1 अपॉन 10%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 लाख, क्योंकि यहां पर कितना 10,000 से 1 लाख की सप्लाई हो गई। डिपॉजिट है 10,000 का, 10,000 से 1 लाख मनी क्रिएट हुआ। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी क्रिएशन, एंड दैट इज वाई कमर्शियल बैंक कॉल्ड एज द सप्लायर्स ऑफ मनी। इस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन काम होता है। तो इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, इसको पॉइंट आउट करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, किस प्रकार से ये पैसे राउंडेड होते चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही खास है, थोड़ा सा पेचीदा भी है। तो इस वीडियोस को आपको कम से कम 4-5 बार वॉच आउट करना होगा, एक एक पॉइंट को समझना होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूं उस समय भी थोड़ी कठिनाई आती है। अब कहने के लिए कोई कुछ कह दे कि नहीं हमारे क्लास में तो नहीं आता है, अब टीचर अलग अलग लोग हैं, किसी की बुराई नहीं है, लेकिन मेरी जहां तक समझ है एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम अपनी आप को वहां रखकर देखते हैं तो डेफिनेटली लगता है कि नहीं मुझे एक बार में समझ में नहीं आया। मैं अगेन क्वेश्चन आस्क करता हूं कि अगर मैं वहां होता तो मैं दोबारा जरूर पूछता, तिबारा जरूर पूछता। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए मैं भी कह रहा हूं कि आप 4 बार 5 बार इस वीडियो को वॉच आउट करें। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन कॉल मी, कॉमेंट मी, मैसेज मी, आई विल बी रेडी फॉर यू। ठीक है, तो ये बारीकी से समझिए। टॉपिक है तो वैसे बहुत बड़ा, लेकिन हम इसको पार्ट में कंप्लीट करके आपको समझा रहे हैं। आज आपको थ्योरेटिकल समझा रहे हैं, कल न्यूमेरिकल इसको समझाएंगे कैसे बैंक का बैलेंस शीट बनता है डिपॉजिट पे।
डिपॉजिट जो एसेट्स और लायबिलिटीज होगी उसका बैलेंस शीट वो कैसे दिखाता है और 1 लाख रुपीज ये कैसे कैलकुलेट करके मैंने बताया, इसको हम कल न्यूमेरिकली दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, आप ही के लिए मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुने, समझे, और डेफिनेटली जब मेरी बात आप सुनोगे तो आपको ये रिजल्ट आउटकम आपको दिखाई देगा। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि कभी भी घुमा दूं और आपको कहोगे आप तो पास हो जाओगे या इतना परसेंटेज। नहीं, मेहनत आपका है, हमारा तो बस एक सहारा है। हम तो आपकी बस एक छोटी सी मदद कर रहे हैं। सब कुछ तो आप कर रहे हैं, आपके ऊपर सब कुछ है। ये सब कुछ आप ही का किया हुआ है जो आप आज इतने ऊपर पहुंचे हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक छोटी सी मदद की, एक तिनके के बराबर मैंने आपको सहारा दिया है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। ये कभी मत सोचे कि सर आप न होते तो क्या होता। नहीं, मैं होता तो कोई दूसरा होता, कोई ना कोई तो आपकी मदद करता। तो चलिए, ज्यादा बात न करते हुए मैं रिक्वेस्ट एक बार और करूंगा कि आप इसको 2-4 बार देखें, समझें और सेम डे में देखें। आज ही आप इसको कंप्लीट करें। ओके, चलिए, तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय।